Good morning, class 9th. I'm again with you with the remaining topics on the French Revolution. We have already seen in the previous video how it all started in 1789. Then in 1791, the constitution was completed, the first one. Then again there were changes, there was new introduction in the constitution in 1792, and then of course again there were changes in 1794. We talked about the reign of terror during those 2 years of Robespierre, that was 1793 and 1794. Now the question arises, why did the constitution of 1791 make women the passive citizens? Did women have a revolution? Did women play their part in the revolution? ऐसा क्या था उस समय कि women को passive citizens बना दिया गया and they were not thought of to be worthy of being the active citizens of France? क्या इससे पहले किसी रिवॉल्यूशन में उन्होंने भाग नहीं लिया था क्या? You're right, भाग लिया था। आइए शुरुआत ही करते हैं 1789 के उस पिक्चर से। एक आर्टिस्ट ने बड़ी सुंदर पिक्चर बनाई है जब 1789 में विमेन 5 अक्टूबर 1789 को वर्सेलेज मार्च करते हुए पहुंची और वहां से राजा को लेकर के आई, महल से निकालकर पेरिस तक। लड़कियों ने तो इतना गजब का काम किया। एंड डिस्पाइट ऑल दिस they were forced to remain passive citizens. उस समय के फ्रांस में दरअसल व्यवस्था ही ऐसी थी। आप याद कीजिए, थर्ड एस्टेट की जो विमेन थी, they were not allowed to study at a convent. Only the daughters of nobles and rich people were allowed to go to a convent, and even those girls were given permission to study at a convent, but after that they got married and did nothing. And the women from third estate, they had, almost every one of them had to work hard for a living, and yet there was difference between the wages even. देखिए, लड़कियां ना एजुकेटेड थी ना ट्रेंड थी। उनके लिए बेसिकली जो काम थे वो थे सिम्स्ट्रेस, लॉन्ड्रेस, या फिर दे सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये मुख्य काम थे, और ये काम करने के बाद इन विमेन को अपने घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इस तरह से लोअर वेजेस देन दैट ऑफ मेन, एंड दे हैड टू वर्क मोर। तो in order to discuss and voice their interest, women started
many clubs. In fact, more than 60. In all the cities of France, there were more than 60 clubs. उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन. दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और इस सब के बावजूद हमने देखा कि देवर in the constitution of 1791 they were reduced, their stature was reduced, they were disappointed of being reduced to the stature of a passive citizen. रेन ऑफ टेरर के दिनों में तो यहां तक हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ इंट्रोड्यूस किए दैट हेल्प्ड इंप्रूव द लाइव्स ऑफ विमेन. आइए मैं लेकर के चलता हूं आपको रेन ऑफ टेरर के दिनों में जो लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे उन में क्या क्या कमेंट्स आए थे. 1793 में जब जैकोबिन पॉलिटिशियंस ने इस पे जस्टिफिकेशन भी बताया कि व्हाई द क्लोजर वाज जस्टिफाइड. और ऐसा कहा गया, हैज नेचर एंट्रस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज टू मेन, हैज शी गिवन अस ब्रेस्ट्स टू नर्चर बेबीज, नो. इस तरह की बेहुदा बातें की गई थी 1793 में. और आगे वो कहते हैं बी ए मैन, हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज दैट योर किंगडम. और आगे डिस्कशन होता है कि विमेन होने के लिए बी ए वुमेन, द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क्स. शेमलेस आर दोज वीमेन हु विश टू बिकम मेन. ऐसा कहा गया. ये कमेंट्स थे रेन ऑफ टेरर के दिनों के. आप अंदाजा लगाइए इस तरह की बातें करना कि अगर ड्यूटीज बराबर की देनी होती तो क्या ऊपर वाले ने मैन को ब्रेस्ट दिए बेबी को दूध पिलाने के लिए? क्या ऊपर वाले ने उनको घर तक सीमित नहीं किया? इस तरह के भद्दे तर्क दिए जाते थे. दैट वॉज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दोज डेज. लेकिन बात ये थी कि दैट वॉज द रेन ऑफ टेरर. बोलता कौन? जो बोलता वो ग्लोटाइड हो जाता. अंदर अंदर एक्टिविटीज तो शुरू हो गई. जो लड़कियां लड़ना चाहती थी दे स्टार्टेड देयर क्लब्स but they were waiting for a chance. इस तरह से एक समय, एक उचित समय का ये सब लोग इंतजार कर रहे थे और उचित समय आने वाला था. वीमेन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स, इक्वल वेजेस कंटिन्यू रहे. लेकिन इनमें से मोमेंट्स तो बहुत चले. इंटरनेशनल मोमेंट भी हुए, इंटरनेशनल सफरेज मोमेंट भी हुआ. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक मोमेंट पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं. मैं आपको लिए चलता हूं सोर्स ई पर, जहां पर ओलंपे डी गॉजेस, एक बार फोटो पे नजर मार लीजिए उस लड़की के.
was the most important of the politically active women in revolutionary France. She protested against the constitution of the Declaration of Rights of Men. अब इन्होंने विरोध किया, खुल करके विरोध किया दो चीजों का। नंबर एक, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका, और दूसरा जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था। आइए मैं एक बार आपको लिए चलता हूं द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। आप देखिए द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। यू विल बी एस्टोनिस्ड कि इसमें लड़कियों का कहीं जिक्र ही नहीं था। Men are born and remain free and equal in rights. Here the talk was only about men. The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of men. These are liberty, property, security, resistance to oppression. The source of all sovereignty resides in nation. No group or individuals may exercise authority that does not come from the people. Liberty consists of power to do whatever is not injurious to others. The law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to participate in its formation personally and through their representatives. All citizens are equal before it. There are some more points. I would like to carry forward the video till end. आप ध्यान से पढ़िए इन्हीं को और लास्ट तक पहुंचिए इस वीडियो पर और देखिए। अब इनको पढ़ने के बाद और फिर इस लेडी ने कहां गलत किया, आप देखिए कि इनके डिमांड्स क्या थी। 1791 में इन्होंने डिक्लेरेशन लिखा राइट्स ऑफ वीमेन, और आप पॉइंट्स को टैली कीजिएगा। राइट्स ऑफ वीमेन में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वोमेन इज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। यही बात पहले लिखी गई थी मेन के लिए और यही बात इन्होंने डिमांड करी वीमेन के लिए। अब आप सेकंड पॉइंट देखिए, द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स टू वीमेन एंड मेन। इन्होंने दोनों की बात करी। These rights are liberty, property, security, and above all, resistance to oppression. The source of all sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of women and men. How beautiful! The law should be the expression of the general will. All female and male citizens should have a say either personally or by their representative in its formation. अब आप देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए दोनों का। Which one do you find more balanced? Certainly these are the points which talk about both the men and the women. So I really appreciate the points put forward by Lady Olympe de Gouges, and this should give you how she criticized the Jacobin government for forcibly closing down women club. How daring this lady was. आप एक बार नंबर 5 पॉइंट को भी देख लीजिए। नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, शी इज
accused, arrested, and detained in cases determined by law. Women, like men, obey this rigorous law. Once they obey all the laws, once they do all the duties, why can't we have equal rights? This, this was put forward, and I think now you have compared both, and you, I'm not opinionating you, but you should have your own opinion, and I hope you will go along the lines that these points were more balanced and the demands were justifiable. तो इस तरह से वीमेन का कंट्रीब्यूशन की हमने बात करी, उनके लिए किस तरह से कहां पर मोर देन 60 क्लब्स बने, कैसे जो सोशलिस्ट और रिपब्लिक सोच के जो विमेन थी उन्होंने ज्यादा काम किया, और हमने फिर बात करी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा वो ओलंपे डे गोजेस का रहा। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप भी एक बार just go through all these texts, watch this video once more, and then of course we shall be talking about the abolition of the slavery. That again is a very important step. अब तक हमने बात कर ली है किस तरह से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना फ्रांस, फिर हमने बात करी कैसे रिपब्लिक बना, फिर हमने बात करी वीमेन के कंट्रीब्यूशन की, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। लेकिन तब तक एक बार और देखिए वीडियो को, रीड द टेक्स्ट, आई विल बी सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस आल्सो, so please answer my questions, and we shall again be here tomorrow. Till then, goodbye.